हेलो एवरीवन। आरएसएम एसएसबी की जूनियर इंजीनियरिंग क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस राजस्थान जेईएन को डेडिकेट करते हुए बनाई हुई है। इन क्लासेस का एम बट सिर्फ राजस्थान जेईएन ही नहीं है, जितने भी स्टेट्स की जेईएन है या एसएससी जेईएन या पीएससीज है उन सबके लिए ये क्लासेस काफ़ी फ्रूटफुल है। बेसिकली इन क्लासेस के अंदर हम टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सारे क्वेश्चन नए और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो किसी भी तरह के एग्जाम के लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्ट है, वो है हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। इरिगेशन जिसको हम वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो क्लास 24 है, उस क्लास 24 के अंदर मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा आज, वो है डैम्स, रिजर्वायर्स एंड स्पिलवेज। देखिए, अभी हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है और इरिगेशन वाला पार्ट चल रहा है, जिसको हम वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक मैं आज बता रहा हूँ वो है डैम्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिजर्वायर एंड स्पिलवेज। इन दोनों के अंदर से बहुत सारी टर्म्स है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें मैं आज कई फिजिकल पिक्चर्स वगैरह से भी आप लोगों को ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या है ना कि ये टर्म्स आप डायरेक्टली ऐसे रट नहीं सकते जब तक कि आपके कॉन्सेप्चुअली ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास मैं आपको एक बार ब्रीफ सिलेबस बता देता हूँ। पहला टॉपिक है टाइप ऑफ डैम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी डैम है, वो कंक्रीट और मैसनरी डैम की दो क्लासिफाई कर सकते हैं हम उसमें। आर्च डैम है, बटरस डैम है, रॉकफिल डैम है, अर्दन डैम है, बहुत तरह के डैम है। बट मोस्टली जो डैम कंस्ट्रक्टेड होते हैं वो या तो होता है ग्रेविटी डैम या होता है अर्दन डैम, तो इसी के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ अर्दन डैम। ठीक है, देन उसके बाद टॉपिक है फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। इसके अंदर से न्यूमेरिकल भी बनता है एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोर्सेस है? एक वेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, जो पूरे जितने भी तरह के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर, उसको जो डैम है उसका वेट ही उसको रेजिस्ट करता है। तो वेट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो फोर्सेस बताता हूं मैं आपको। वेट, वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट एंड आइस प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स। अर्थक्वेक फोर्स को हम हाइड्रोडायनेमिक फोर्स से भी समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ फेलियर एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएंगी, वो है बेस विड्थ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, जब हम क्वेश्चन के सेक्शन में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद है प्रिंसिपल एंड शियर स्ट्रेसेस इन डैम। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल और शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले को इग्नोर करके चले जाते हैं, बट आजकल इनमें से एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन रहा है, तो हमको करना है वो। ओके, देन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। नॉर्मली हम उसका ट्रायंगुलर शेप अज्यूम करके एनालिसिस करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसमें भी बेस विड्थ वगैरह, स्ट्रेसेस वगैरह के फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूले आपको जरूर याद होनी चाहिए, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूले डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल ड्रेन एंड रिलीफ वेल। छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है। देन गैलरीज इन डैम। डैम के अंदर कई तरह की गैलरीज हम प्रोवाइड कराते हैं। इंस्पेक्शन गैलरी होती है, ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज गैलरी होती है, फाउंडेशन गैलरी होती है। ठीक है, तो फंक्शन के बेसिस पे गैलरी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं वो हमको पढ़ के जाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स एंड वाटर स्टॉप्स इन डैम। ठीक है, जॉइंट मतलब लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट हो गए, ट्रांसफर जॉइंट हो गए। इन जॉइंट्स का फंक्शन क्या है, और ये जॉइंट डैम एक्सिस के पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या किस तरीके से होते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। देन है फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रो पावर पोटेंशियल। एक्चुअली क्या है कि जो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ हाइड्रो पावर पोटेंशियल, इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कवर करते हैं, बट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं इसके। तो उसमें जो टॉपिक है, सब टॉपिक्स, वो है लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड पावर फैक्टर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वायर्स, मतलब है कि रिजर्वायर की नीड क्या है, रिजर्वायर हम किसको बोलते हैं, और जो मल्टीपर्पज रिजर्वायर होता है उसका फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन जैसे इरिगेशन होता है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल होता है, या वाटर सप्लाई होता है, नेविगेशन होता है, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद टॉपिक है टाइप ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर टाइप मतलब बेसिकली रिजर्वायर फंक्शनिंग के बेसिस पे क्या टाइप है, स्टोरेज है, वो डिटेंशन रिजर्वायर है, रिटार्डिंग रिजर्वायर है, किस तरीके का रिजर्वायर है। ओके, देन लाइफ ऑफ रिजर्वायर एंड ट्रैप एफिशिएंसी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने लिया है, वहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस स्टोरेज एंड रिजर्वायर। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनता है, और एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन बनता है डेड स्टोरेज एंड वैली स्टोरेज के ऊपर। देन उसके बाद हम स्पिलवे के ऊपर आ जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पिलवे, टाइप ऑफ स्पिलवे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपको पढ़नी है, जैसे ऑगी स्पिलवे हो गया,
शूट स्पिलवे हो गया, देन साइड चैनल के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी लिया है आज। साइफन स्पिलवे भी दो तरह के होते हैं, वॉल्यूट और वोर्टेक्स साइफन, ठीक है। देन एनर्जी डिसिपेशन थ्रू स्पिलवे एंड हाइड्रोलिक जंप, ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप यहाँ पे इग्नोर करके हाइड्रो पावर पोटेंशियल या यू कैन से कि हाइड्रोलिक मशीन में भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। और एज वेल एज इस टॉपिक को आप, जिसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट बोलते हैं, वहां पे भी इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है, ठीक है। ये टॉपिक कई जगह आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है और इरिगेशन के अंदर भी आता है, तो आप कहीं पे भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बट ये है इसी से रिलेटेड। फाइन। सो अब मैं जो हमारा सेक्शन है वो स्टार्ट करता हूं, यानी क्लास स्टार्ट करता हूं आज की। और आज का पहला क्वेश्चन है, ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस तरीके से करता है हाइड्रो पावर प्लांट? क्या करता है कि जो एनर्जी होती है, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसके थ्रू करता है? टरबाइन के थ्रू करता है, ठीक है ना। और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यही होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये बोल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग वाटर ऑफ रिजर्वायर ऑफ डिस्चार्ज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी है 20 क्यूमेक्स विद ए हेड ऑफ 130 मीटर। ये हेड क्या है? 130 मीटर का ऑपरेटिव हेड है, जो यू कैन से सिमिलरली इफेक्टिव हेड है, राइट। 130 मीटर, ओके। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 85%, जिसको हम 0.85 लिखते हैं। तो ये बोल रहा है थ्योरेटिकल पावर पोटेंशियल कितना होगा, और ये एचपी में पूछ रहा है। एचपी मतलब हॉर्स पावर के अंदर पूछ रहा है, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट जो होती है वो होती है 9.8 इंटू क्यू एच ईटा। ईटा की वैल्यू कितनी है? 0.85 है। 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ रहा है ये 21658 इंटू 10⁻³ वॉट्स। अब इसको हमको हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू 746 वॉट्स होता है। इस वैल्यू को हम 746 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 29031, यानी करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, ओके। सो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं है, बट एक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इस फॉर्मूले को आप और भी कई जगह पढ़ते हुए आए होंगे, हम एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। और एक चीज ये ध्यान होनी चाहिए कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है, डेड स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर इज above the maximum reservoir pool, above the normal reservoir pool, above the full storage, below the minimum reservoir level। सॉल्यूशन में एक बार बता देता हूं आपको। the volume of water held below the minimum pool level is called the dead storage, ठीक है ना। it is provided to cater for sediment deposition by the impounding sediment laid in the water। बहुत सिंपल सी चीज है। डेड स्टोरेज हम उसको बोलते हैं जो स्टोरेज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जब हम डैम की बात कर रहे हैं तो डैम में जो अपस्ट्रीम एंड है उसमें क्या होता है, उसी को हम रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रिजर्वायर के अंदर जब रिजर्वायर हम कहां से बना रहे हैं, हम बेसिकली रिवर को रोक के, है ना, रिवर का पानी को डाइवर्ट करके डैम के थ्रू रिजर्वायर में स्टोरेज हम क्रिएट कर रहे हैं। तो रिवर के जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारी सिल्ट होती है, तो काफी सारी सिल्ट रिजर्वायर के भी अंदर आ जाती है और रिजर्वायर में नीचे सेटल होने लगती है। तो रिजर्वायर का उतना हिस्सा, जितने हिस्से के अंदर सिल्ट सेटल हो गई है, उसमें सिंस की पानी नहीं रहेगा तो उससे हम कोई पानी की ईल्ड नहीं निकाल सकते। इसका मतलब वो जितना हिस्सा है जिसमें सिल्ट सेटल हो गई है वो एक तरीके का डेड स्टोरेज हो गया, ओके। तो उस डेड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। देखिए ये जो पोर्शन है डैम, जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है ना डैम, ये पूरा पोर्शन है डैम को शो कर रहा है, फाइन। इस डैम में ये वाला जो लेवल है, दैट लेवल इज कॉल्ड मिनिमम पूल लेवल। पूल लेवल मतलब रिजर्वायर लेवल समझ लीजिए आप, ठीक है। पूल मतलब रिजर्वायर। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये डेड स्टोरेज बता रहा हूं। इस मिनिमम पूल लेवल के वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, यहाँ पे सिर्फ सिल्ट है। इस सिल्ट में कोई वाटर नहीं है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। तो डेड स्टोरेज क्या हो गया, इट इज बिलो द मिनिमम पूल लेवल, बिलो द मिनिमम रिजर्वायर लेवल, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी डायग्राम के अंदर मैं और भी चीजें आपको बताता हूं। सपोज ये जो डेड स्टोरेज है ये अभी तो इस लेवल पर है, थोड़े टाइम के बाद इस लेवल पे होता है, फिर इस टाइम फॉर लेट्स से कि ये पूरा जो रिजर्वायर है, ठीक है, ये जो डैम है इसका ये वाला पोर्शन अपस्ट्रीम पोर्शन है, इस पोर्शन को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम पोर्शन के ऊपर ये पूरा एक रिजर्वायर बना हुआ है, ये पूरा एक रिजर्वायर है पूरा, राइट। तो इस रिजर्वायर के अंदर अभी डेड स्टोरेज जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और रिजर्वायर लेट से कि ऑलमोस्ट 90% तक रिजर्वायर पूरा सिल्ट से फिल हो गया, इसका मतलब रिजर्वायर टोटली डेड हो गया। अब उस रिजर्वायर से हम ईल्ड यानी वाटर को हम
इस वाटर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वाटर को हम उसमें से रिजर्वायर से लेके कहीं यूज के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके अंदर पानी बचा ही नहीं है, पूरा सिल्ट से फिल हो गया। इसको हम बोलते हैं कि रिजर्वायर की लाइफ उस टाइम पे खत्म हो गई, राइट। दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट लाइफ ऑफ रिजर्वायर। तो डेड स्टोरेज, अभी तो नीचे जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। तो 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद रिजर्वायर की लाइफ खत्म हो जाती है। इसलिए जब हम रिवर में से डैम के थ्रू वाटर रिजर्वायर के अंदर हम डाइवर्ट करते हैं, तो वहां पे हम कुछ इस तरह की डिवाइसेस लगाते हैं जो सिल्ट को बाहर निकाल सके, यानी रिजर्वायर के अंदर सिल्ट की एंट्री को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ और टर्म्स बता देता हूं। ये जो टॉप लेवल है, दैट टॉप लेवल इज कॉल्ड पूल लेवल ड्यूरिंग डिजाइन फ्लड, यानी मैक्सिमम लेवल हो गया। और ये वाला जो है, दिस वन, ये वाला जो लेवल है ये तो मैक्सिमम लेवल हो गया। ये वाला जो लेवल है इसको बोलते हैं नॉर्मल पूल लेवल, यानी नॉर्मल रिजर्वायर लेवल। इन दोनों के बीच को हम बोलते हैं सरचार्ज स्टोरेज। तो एक टर्म तो हो गई डेड स्टोरेज, दूसरी टर्म हो गई सरचार्ज स्टोरेज। फाइन। जो ये वाली पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड वैली स्टोरेज। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रीम बेड एंड नेचुरल स्ट्रीम सरफेस बिफोर डैम, इन दोनों के बीच का जो स्टोरेज है इट इज कॉल्ड बेसिकली वैली स्टोरेज। फाइन। सो जो अगर आपसे पूछे कि यूजफुल स्टोरेज क्या होता है, तो यूजफुल स्टोरेज होता है मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो स्टोरेज है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल स्टोरेज। क्योंकि जो सरचार्ज स्टोरेज है ये भी क्या होगा, ओवरफ्लो के टाइम में ये भी बाहर निकल जाएगा स्पिलवे के थ्रू, तो आपके यूज के लिए ये बचेगा नहीं। तो यूज के लिए क्या बचेगा, तो ये वाला स्टोरेज है नॉर्मल, ये वाला जो लेवल है नॉर्मल रिजर्वायर लेवल, और ये मिनिमम रिजर्वायर लेवल, इन दोनों के बीच का जो पानी है वो आपके यूज के लिए बचेगा, है ना। उसको हम मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे इरिगेशन में करें या फिर वाटर सप्लाई में करें, कहीं पे भी करें। तो दैट इज कॉल्ड यूजफुल स्टोरेज। तो चार चीजें हमने डिफाइन की, डेड स्टोरेज, दूसरा यूजफुल स्टोरेज। यूजफुल स्टोरेज क्या हो गया, मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल के बीच में। फिर सरचार्ज स्टोरेज, वो क्या है, नॉर्मल पूल लेवल से पूल लेवल ड्यूरिंग डिजाइन फ्लड के बीच में है। और वैली स्टोरेज जो बेसिकली स्ट्रीम बेड और नेचुरल स्ट्रीम सरफेस बिफोर डैम के बीच का है ना। ये चार स्टोरेज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3। A reservoir which is having sluice way and spillways stores water during flood and release it after flood is called। रिजर्वायर को हम कई तरह से उसके फंक्शनलिटी के बेसिस पे मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्टोरेज रिजर्वायर, रिटार्डिंग रिजर्वायर, फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर एंड डिटेंशन रिजर्वायर। हर रिजर्वायर का अलग फंक्शन, या यू कैन से हर रिजर्वायर के फंक्शन के बेसिस पे उनका एक नाम है, ठीक है। तो हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। स्टोरेज रिजर्वायर की बात करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन रिजर्वायर बिकॉज दे आर यूज टू कंजर्व वाटर, है ना, स्टोर करके रखते हैं पानी को। स्टोरेज रिजर्वायर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर द वाटर इन द रेनी सीजन एंड टू रिलीज इट लेटर व्हेन द रिवर फ्लो इज लो। सिंपल सी चीज है कि स्टोरेज रिजर्वायर वो है जो रेनी सीजन, बरसात के सीजन में फुल हो जाता है, उस स्टोरेज को कैप्ट रखते हैं हम उसको। बरसात का जब सीजन हो रहा है तो हम उसमें से पानी को हम विड्रॉ नहीं करते। उसमें से पानी को विड्रॉ कब करते हैं, जबकि बरसात का सीजन खत्म हो गया और रिवर के अंदर जो फ्लो है काफी कम हो गए, उस समय उस पानी को हम यूज करते हैं, राइट। तो हमने स्टोर करके रख लिया फ्यूचर अवेलेबिलिटी के लिए। दूसरा है फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। ये रिजर्वायर वो है जबकि फ्लड आ गया है और एक्सेस में जो पानी आ रहा है उसको हमको स्टोर करना है, ठीक है ना। तो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ फ्लड कंट्रोल, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द एरिया लाइंग ऑन इट्स डाउनस्ट्रीम साइड फ्रॉम द डैमेजेस ड्यू टू फ्लड, ठीक है। तो फ्लड, जब एक्सेस में फ्लड आ गया है रिवर के अंदर, तो उस पानी से डाउनस्ट्रीम साइड के अंदर जितने भी हैबिटेट्स है, जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज है, उनको नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हम उस पानी को क्या करते हैं, वहां जाने से रोकते हैं और उस पानी को डाइवर्ट एक दूसरी जगह कर देते हैं। दैट टाइप ऑफ रिजर्वायर इज कॉल्ड फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। तो दो फायदे हुए, एक तो उनका डैमेज बच गया, दूसरा हमारे पास एक पानी स्टोरेज में आ गया जिसको हम फ्यूचर नेसेसिटी के लिए यूज कर लेंगे। The next is detention reservoir. A detention reservoir stores excess water during flood, right, and release it after the flood. मतलब फ्लड के जब है उस समय स्टोर किया है, जैसे फ्लड खत्म हुआ है हमने उसकी तुरंत ही सप्लाई चालू कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड डिटेंशन रिजर्वायर। इट इज सिमिलर टू ए स्टोरेज रिजर्वायर बट इट प्रोवाइड विद लार्ज गेटेड स्पिलवे एंड स्लूइस वेज टू परमिट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे स्पिलवे और स्लूइस वेज होते हैं सो दैट की वाटर को फ्लो या वाटर के ऑपरेशन को वो कंटिन्यूस या स्मूथनिंग प्रोवाइड करे, राइट। सो क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है, रिजर्वायर विच इज हैविंग स्लूइस वे एंड स्पिलवेज स्टोर वाटर ड्यूरिंग फ्लड एंड रिलीज इट आफ्टर फ्लड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डिटेंशन रिजर्वायर।
अब लास्ट पढ़ लेते हैं, रिटार्डिंग रिजर्वायर इट इज प्रोवाइडेड विद स्पिलवे एंड स्लूजवे विच आर अनगेटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनगेटेड और गेटेड। डिटेंशन रिजर्वायर में जो स्लूसवे और स्पिलवे होते हैं वो गेटेड होते हैं। गेटेड का मतलब है कि जब हमको नीड है तब हमने गेट ओपन कर दिया, जब नीड नहीं है तब गेट लगा दिया हमने, राइट। जब गेट लगा दिया तो जो स्लूसवे या स्पिलवे के थ्रू वाटर का फ्लो नहीं होगा, है ना। लेकिन रिटार्डिंग रिजर्वायर में क्या हो रहा है कि जो स्पिलवे और स्लूसवे है वो अनगेटेड, उसमें गेट है ही नहीं, तो उसमें पानी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे ही पानी ओवरफ्लो करेगा तुरंत ही वो स्पिलवे या स्लूसवे के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो रिटार्डिंग रिजर्वायर स्टोर्स ए पोर्शन ऑफ फ्लड व्हेन द फ्लड इज राइजिंग एंड रिलीज इट लेटर व्हेन द फ्लड इज रिसीडिंग, यानी फ्लड कम होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बनता है डिटेंशन रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर ए ग्रेविटी डैम इफ लेंथ ऑफ वाटर एक्सपेंस इज 40 किलोमीटर एंड विंड वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर देन हाइट ऑफ वेव वुड बी, है ना। हाइट ऑफ वेव मतलब जैसे ये डैम स्ट्रक्चर है, ये वाटर लेवल, तो यहाँ पे वेव्स बनती है, तो इन वेव की हाइट क्या है उस हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वाटर का एक्सपेंशन है वो 32 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इस केस के अंदर जब हम हाइट ऑफ वेव का फॉर्मूला यूज करते हैं 32 किलोमीटर से ज्यादा है, एफ फॉर फैच भी कह सकते हैं या वाटर एक्सपेंशन कह सकते हैं। फैच का मतलब होता है वाटर एक्सपेंशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है। देन हाइट ऑफ वेव वुड बी 0.032 रूट वी एफ। यहाँ पे v की वैल्यू हमको किलोमीटर पर आवर में रखनी है, f की वैल्यू जो रखनी है हमको किलोमीटर में रखनी है, और जो आंसर आएगा हमारा वो मीटर में आएगा। तो v 10 किलोमीटर पर आवर है, f 40 है, तो ये 400 हो गया, 20 हो गया, तो 0.032 इंटू 32 इंटू 20 हमारे पास आंसर है, 0.64 मीटर यानी 64 सेंटीमीटर वेव की जो जितनी भी वेव्स है उनकी हाइट होगी। समझ रहे? तो वेव प्रेशर की वजह से जो बेसिकली हाइट क्रिएट हो रही है वेव की, वेव्स की, उनकी हम बात कर रहे हैं। जो वेव्स है बेसिकली, जैसे ये मैंने आपको बताया ये डैम स्ट्रक्चर है, यहाँ पानी है, तो वेव इस तरह की प्रोड्यूस होती है, राइट। तो इनकी हाइट यानी HW जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वेव की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, द नॉर्मल स्ट्रेस एट हील ऑफ द डैम फॉर एसेंसिटी ऑफ 1/4 ऑफ बेस विड्थ इज व्हाट। ये ऑप्शन दे रखे हैं, V यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज एंड B जो है बेस विड्थ ऑफ डैम है। जैसे ये डैम स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये यहाँ पे पानी को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड बेसिकली रिजर्वायर, जहाँ पे पानी को हम स्टोर कर रहे हैं। अप स्ट्रीम है, ये को क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम एंड के ऊपर जो वाटर मेंटेन हो रहा है कैसे हो रहा है, यहाँ से सीपेज के थ्रू हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड हील ऑफ डैम। दैट पॉइंट जो डाउन स्ट्रीम की तरफ है इसको हम क्या बोलते हैं, टो ऑफ डैम। तो ये कह रहा है कि हील के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगा। तो जो हील के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो होता है V/B 1 - 6E/B। यहाँ पे E क्या है, एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। जो एसेंट्रिसिटी है वो उसकी वैल्यू कितनी रखी है, B/4, ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी क्या होती है वो बता देता हूं। जैसे ये डैम सेक्शन है, ठीक है, इस डैम सेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर ये डैम का वेट अप्लाई हुआ, ठीक है ना, सेल्फ वेट जिसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर फोर्स लगा, ठीक है ना, और भी कोई तरह का फोर्स है, मानो अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह जो भी है, उन सबको बैलेंस करने के बाद ये रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट बेस के जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट की बेस की हाफ मिडवे से, मतलब हाफ विड्थ से जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड E, यानी एसेंट्रिसिटी, राइट। रिमेंबर कहां से बोला मैंने, जो रिजल्टेंट है सारे फोर्सेस का वो बेस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट से बेस की जो मिडवे है, मिडवे यानी बेस की जो हाफ विड्थ है उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, जिसको हम लीवर आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एसेंट्रिसिटी आपको B/4 से रखी है, तो B/4 हमने वैल्यू यहाँ पे रखी 6 इंटू अच्छा ये B/8 है, ये क्वेश्चन में ना 1/8 है, चलिए इसको करेक्ट कर लीजिए, 1/8 है, ठीक है। तो E की वैल्यू हमने 1/8 रखी है, यहाँ पे हमने E 6 इंटू B/8, ठीक है ना, B/8 रखा, यहाँ पे B है, B कैंसिल हो गया, 6/8 यानी 3/4, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया V/4B, यानी ऑप्शन बन गया B ऑप्शन, है ना। यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, B/8, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई फ्लो, ठीक है। हाई फ्लो कब होगा, या तो फ्लड के टाइम पे होगा या फिर कुछ इस तरह की वेव जनरेट हो रही होगी,
तब हाई फ्लो होगा। व्हेन द यील्ड इज मोर देन द सेफ यील्ड इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर तो सेकेंडरी यील्ड है। यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब है रिजर्वायर या डैम के केस के अंदर जितना वाटर को हम वहां से निकाल सके, है ना, जितना वाटर को हम वहां से हमको मिल रहा है, जितना वाटर हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यील्ड ऑफ रिजर्वायर और यील्ड ऑफ डैम। Safe yield is the maximum quantity of water which can be supplied from a reservoir in a specified period of time during a critical dry year। मतलब सेफ यील्ड हम उसको बोलते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी हम रिजर्वायर से जितनी हम सप्लाई कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी एक ड्राई पीरियड में, जबकि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत है ना, दैट इज कॉल्ड सेफ यील्ड। फर्दर सेकेंडरी यील्ड क्या होता है? इट इज a quantity of water which is available during the period of high flow in the rivers when yield is more than the safe yield, राइट। अगर एक्सेस में पानी आ गया है हाई फ्लड के टाइम पे या हाई फ्लो के टाइम पे, तो वो जो सेफ यील्ड के अलावा जितना और एक्सेस पानी बचेगा, ठीक है, जिसको हम सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी यील्ड। सिंपल सी चीज है, एक रिजर्वायर की कैपेसिटी मान लो 100 क्यूबिक मीटर है, ठीक है ना, और हमने उसमें से सेफ यील्ड एक हमने 80 क्यूबिक मीटर हमने सप्लाई कर दिया पानी की, ये हमारे लिए सेफ यील्ड है। यानी हमको ये पता है कि इस सर्टेन रिजर्वायर से एवरी ईयर हमको 80 मीटर क्यूब पानी मिलेगा, ठीक है, इसे सेफ यील्ड हो गया, ठीक है। यानी हमारी जितनी भी हाइड्रोलिक डिजाइन होंगी, हम इस पानी के लिए हम वाटर स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे या फिर वाटर सप्लाई डिजाइन करेंगे, वो हम मान के चलेंगे कि इस रिजर्वायर से 80 मीटर क्यूब हमको मिलना है। लेकिन अगर सपोज उस रिजर्वायर में फ्लड आ गया, यानी काफी पानी और एक्सेस में आ गया और हमको 30-40 मीटर क्यूब और एक्स्ट्रा सप्लाई मिल सकती है अपार्ट दिस 80 मीटर क्यूब, यानी हमको 120 मीटर क्यूब मिल सकता है, तो जो 40 मीटर क्यूब का जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड सेकेंडरी यील्ड। गॉट इट? तो हमको सेकेंडरी यील्ड में के टाइम पे हमको एक्सेस पानी मिल रहा है जो सेफ यील्ड के से ज्यादा है। ओके, ऐसा नहीं है कि 40 मीटर क्यूब भी मिल रहा है, हमको 80 + 40 मीटर क्यूब मिल रहा है। तो दैट ईयर, जिस ईयर के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आया है फ्लड के थ्रू या हाई फ्लो के थ्रू, उस ईयर में हमको जो टोटल यील्ड होगी वो सेफ यील्ड प्लस सेकेंडरी यील्ड होगी। सेफ यील्ड 80 मीटर क्यूब हो गई एंड सेकेंडरी यील्ड हो गई 40 मीटर क्यूब, यानी 120 मीटर क्यूब हमको उस रिजर्वायर से मिलेगा। तो उस साल के अंदर अगर हमको कहीं एक्सेस वाटर या एक्स्ट्रा पानी को स्पेंड करना है तो हमारे पास एक सोर्स मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, ये न्यूमेरिकल है। फॉलोइंग डेटा आर पर्टेनिंग विद रेस्पेक्ट टू एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम, ठीक है। अलाउेबल स्ट्रेस नियर द टो ऑफ डैम इक्वल टू 300 टन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 टन मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल इक्वल टू 2.4, लिमिटिंग हाइट ऑफ डैम वुड बी। लिमिटिंग हाइट ऑफ डैम कितनी होती है? एक्चुअली ये होता है जो स्ट्रेस होता है, दिस इज H इंटू W S माइनस C प्लस 1 होता है। तो लिमिटिंग हाइट के केस में H कितना हो जाएगा? F अपॉन W S माइनस C प्लस 1। यहाँ पे जो F है बेसिकली अलाउेबल स्ट्रेस है, बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस टो पे, है ना। तो ये कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। W यानी जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। C जो है अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट है, यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम C की वैल्यू को 0 लेंगे। अदरवाइज अपलिफ्ट प्रेशर जितना दे रखा होता हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती। तो सब कुछ रखा हमने, तो यहाँ से 88 मीटर आंसर आ गया। तो लिमिटिंग हाइट ऑफ डैम कितनी हो गई? 88 मीटर, ठीक है। लिमिटिंग हाइट को आप मैक्सिमम हाइट भी समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Longitudinal joints in a dam are perpendicular to dam axis, parallel to dam axis, perpendicular to transverse joints, and both B and C. Longitudinal joints are parallel to dam axis and perpendicular to the transverse joint. इसका मैं देखिए डायग्राम दिखाता हूँ आपको। स्केच ये है, ये जो जॉइंट्स, ये अपस्ट्रीम फेस है डैम का, जो जॉइंट्स दिख रहे हैं दीज आर द लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट, और ये जो परपेंडिकुलर ये जॉइंट्स है ना, ये वाले, इसको हम बोल रहे हैं, जैसे लिखा है ट्रांसवर्स जॉइंट्स। तो जो लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स है, डैम एक्सिस क्या होती है? डैम एक्सिस यहां से पास हो रही है, ये डैम एक्सिस है। तो लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स है बेसिकली वो पैरेलल टू डैम एक्सिस है, यानी ये वाला तो करेक्ट ऑप्शन है ही, क्योंकि ये इस तरीके से पास हो रही है, ये भी इस तरीके से, एंड एज वेल एज ये जो ट्रांसफर जॉइंट्स है उनके परपेंडिकुलर भी, क्योंकि ये ट्रांसफर जॉइंट है, ये लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट है, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये परपेंडिकुलर टू ट्रांसफर जॉइंट्स भी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बोथ बी एंड सी। समझ में आ रहा है? नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, उसमें सिर्फ ये पूछा है पैरेलल टू डैम एक्सिस या परपेंडिकुलर, ट्रांसफर जॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल फीचर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ए गैलरी प्रोवाइडेड इन ए डैम नियर द फाउंडेशन एंड रन्स इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड, राइट।
इसका करेक्ट आंसर तो है ड्रेनेज गैलरी, जिसको हम फाउंडेशन गैलरी भी बोलते हैं। ए गैलरी प्रोवाइडेड नियर द रॉक फाउंडेशन टू ड्रेन ऑफ द वाटर विच परकोलेट थ्रू द फाउंडेशन इज कॉल्ड ड्रेनेज गैलरी, है ना। जो वाटर सीप हो रहा है उसको थ्रू आउट करने के लिए जो गैलरी प्रोवाइड करा रहा है या जो पैसेज प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन या ड्रेनेज गैलरी। इट रन्स इन लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन एंड इज क्वाइट नियर टू द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम। ठीक है, मैं इसका एक आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखिए ये डैम का स्ट्रक्चर है, इसको समझिए। जो डैम का फेस है, जो टॉप लेवल है, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट लेवल। क्रेस्ट लेवल क्या है, काफी अच्छी खासी चौड़ाई होती है, इसके ऊपर आप रोडवे बना सकते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ के ऊपर व्हीकल वगैरह रन होते हैं। ये वाला जो एंड है, मैंने जैसा कि आपको बता दिया डाउन स्ट्रीम एंड है, यहाँ लिखा भी है डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम एंड है, राइट। ये वाला जो मैक्सिमम लेवल है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल, ठीक है ना, मैक्सिमम वाटर लेवल, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल या पूल लेवल। और ये है नॉर्मल रिजर्वायर लेवल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फ्री बोर्ड, राइट। और यहाँ पे अगर डेड स्टोरेज है तो ये मिनिमम पूल लेवल हो गया। यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी बताया था, इसको हम बोलेंगे यूजफुल स्टोरेज। और ये वाला जो लेवल है मिनिमम पूल लेवल, इसके नीचे का ये वाला क्या है, डेड स्टोरेज, जिसके अंदर सिल्ट फिल हो चुकी है। ये डेड स्टोरेज है। मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल वाटर लेवल यानी नॉर्मल पूल लेवल तक का स्टोरेज यूजफुल, और नॉर्मल से लेके मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड, राइट। और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर पानी और चला जाएगा यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक इसको क्या हम बोलेंगे, सरचार्ज स्टोरेज। ओके, तो यहां इस वेल के अंदर ये स्पिलवे दिखाया हुआ है इनसाइड द डैम, ठीक है। ये स्लुइस वे, स्पिलवे स्लुइस वे का दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट एक ही है कि एक्सेस वाटर को हम वहां से निकालने के लिए, ठीक है। ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज कॉल्ड गैलरी। गैलरी कई तरह की हो सकती है। इंस्पेक्शन गैलरी होती है जिसके अंदर से केबल्स वगैरह जाती है, ठीक है ना। गैलरी का मैं आपको देखिए सेक्शन दिखाता हूँ, इस तरह की गैलरी होती है डैम के अंदर, ठीक है ना। गैलरी मतलब जस्ट एक गैलरी ही होती है वाकई में, है ना, कॉरिडोर टाइप का। और दूसरा होता है एक्सेस वाटर को ड्रेन करने के लिए काम आती है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज गैलरी है वो जो वाटर परकोलेट हो रहा है, सीपेज हो रहा है, उस वाटर को थ्रू आउट करने के काम आती है, ठीक है। तो इस टाइप की गैलरी को हम ड्रेनेज गैलरी बोलते हैं। इंस्पेक्शन गैलरी हम उसको बोलते हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर केबल्स वगैरह जाती है, उसमें डैम के जॉइंट्स वगैरह को चेक करने के लिए उसमें फैसिलिटी होती है, उसको इंस्पेक्शन गैलरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ रिजर्वायर इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 4 इंटू, ये है 2 3 5, 4 इंटू 10⁵ यानी 4 लाख मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी। इसका मतलब जो रिजर्वायर है उसके अंदर कितना पानी आ रहा है अभी, 4 लाख मीटर क्यूब। एंड सेडिमेंट फ्लो इन द रिजर्वायर इज 3000 मीटर क्यूब पर ईयर, यानी 4 लाख मीटर क्यूब का 3000 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर ईयर सेडिमेंट यानी सिल्ट से डिपोजिट मतलब फिल होता जा रहा है। द ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज 0.9 and life of reservoir is terminated when 95% of initial capacity is occupied by sediment. Okay, the approximate life of reservoir would be, लाइफ ऑफ रिजर्वायर के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लाइफ ऑफ रिजर्वायर मतलब कि रिजर्वायर अपनी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी पे हम बोलेंगे कि रिजर्वायर के अंदर इतना पानी रह गया तो ये लाइफ ऑफ रिजर्वायर खत्म हो गई। इसने बोला 95% ऑफ इनिशियल कैपेसिटी, तो 0.95 कर दिया हमने, यानी 3,80,000 मीटर क्यूब पानी मतलब 3,80,000 मीटर क्यूब पार्ट सिल्ट से फिल हो गया। तो हम 4 लाख मीटर क्यूब में, तो हम बोलेंगे रिजर्वायर टोटली डेड हो गया, अब रिजर्वायर किसी काम का नहीं है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, राइट। तो यानी 95% तक वो फिल हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट पर ईयर क्या है, ये बोल रहा है कि जो पर ईयर 3,000 मीटर क्यूब वहां पे सेडिमेंट आ रहा है यानी सिल्ट आ रही है, लेकिन उसमें से रिजर्वायर जो ट्रैप कर पा रहा है वो 90% यानी 0.9 ही कर पा रहा है, क्योंकि ट्रैप एफिशिएंसी 0.1 क्या है, पानी के साथ फ्लो होकर चला जा रहा है, या तो सीपेज में निकल गया है डाउन स्ट्रीम साइड में या फिर स्पिलवे वगैरह से निकल गया, ठीक है ना। तो यानी 0.9 पार्ट ही जो ट्रैप एफिशिएंसी जो 0.9 दे रखा है, जो 3,000 मीटर क्यूब उसमें सेडिमेंट आ रहा है उसमें से 90% ही रिजर्वायर के अंदर रिटेन हो रहा है यानी जो सेटल हो रहा है। तो सेटल कितना हो गया टोटल 2700, ठीक है। ये भी मीटर क्यूब में आ गया, ये भी मीटर क्यूब में आ गया, राइट। तो अब ये 2700 मीटर क्यूब कितने साल में सेटल होते होते 3,80,000 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3,80,000 मीटर क्यूब अपॉन 2700 यानी 140.7 अप्रोक्सीमेट 140 ईयर्स या 141 ईयर के अंदर रिजर्वायर टोटली सेडिमेंट से फिल हो जाएगा, यानी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11।
सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द फाउंडेशन ऑफ डैम कंसिस्टिंग एलुवियल डिपोजिट्स ऑफ परवियस सैंड, ठीक है, मे बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग एट द टू एंड। इसका करेक्ट आंसर तो बम है। एक्चुअली क्या है ना कि सीपेज को रोकने के लिए तीनों ही तरीके हैं, बम भी है, इम्परवियस ब्लैंकेट भी है एंड वर्टिकल कट ऑफ भी है, ठीक है। मैं अभी बताता हूं आपको। अगर क्ले प्रोसेस में है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एल्यूवियल डिपोजिट ऑफ परवियस सैंड, सैंड की जगह अगर ये क्ले होती तो हमको कोई भी तरीके की कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती सीपेज को रोकने के लिए, क्योंकि क्ले अपने आप में ही वो उसको प्रोटेक्ट कर देती, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बहुत कम है। देखिए, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द फाउंडेशन ऑफ डैम of alluvial deposits may be prevented by providing berm at the downstream end, impervious blanket at upstream end and cut off as vertical barrier। तीन चीज प्रोवाइड करा सकते हैं हम सीपेज को रोकने के लिए। बर्म यानी डाउनस्ट्रीम एंड के ऊपर हम क्या करते हैं कि एक आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लेयर होती है डाउनस्ट्रीम एंड को जो लंबा कर देती है, जो इम्परवियस लेयर है, ठीक है, उसमें से सीपेज के पाथ को लंबा कर देती है, जिसकी वजह से सीपेज की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। सेम चीज को हम अगर हम अपस्ट्रीम पर प्रोवाइड कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं इम्परवियस ब्लैंकेट, राइट। तो थोड़ा सा उसको प्रोवाइड कराने का तरीका डिफरेंट होता है। एंड कट ऑफ जो होता है वर्टिकल बैरियर होता है, यानी वर्टिकल वॉल जिसको हम यू कैन से शीट पाइल जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम प्रोवाइड, जैसे ये हो गया, ये डैम स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस डैम स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ये इसका डाउन स्ट्रीम है, यहां पे हमने इसको लंबा कर दिया, दैट इज कॉल्ड बर्म, ठीक है ना। और यहां पे अगर इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक शीट पाइल प्रोवाइड करा दी। इसको लंबा करने की वजह से जो यहाँ से वाटर आ रहा है, इसका सीपेज का पाथ लंबा हो जाएगा, तो पानी बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पहुंचेगा। शीट पाइल हम यानी वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करेंगे तो भी जो सीपेज का पाथ है वो लंबा हो जाएगा, तो पर्पज उससे भी सॉल्व हो रहा है। बट इसने पूछा है कि डाउनस्ट्रीम के ऊपर यानी टो एंड के ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसमें तो फिर तीनों में से इम्परवियस ब्लैंकेट, क्योंकि हम उसको तो अपस्ट्रीम पे प्रोवाइड कराते हैं, वर्टिकल कट ऑफ वो भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इसमें बर्म होगा, क्योंकि उसी को हम टो एंड पे प्रोवाइड कराते हैं। सो ए डाउनस्ट्रीम बर्म विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डाउनस्ट्रीम टो ऑफ द डैम इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सीपेज बाय इंक्रीजिंग द सीपेज पाथ, राइट। द वेट ऑफ बर्म इज डिजाइन्ड इन सच ए वे सो दैट इट मे रेजिस्ट द सीपेज प्रेशर सफिशिएंटली, ठीक है ना। वेट ऑफ बर्म और उसके ऊपर की लेयर को हम इतनी हैवी बनाते हैं कि सीपेज प्रेशर यानी अपलिफ्ट प्रेशर जो आ रहा है उसको रेजिस्ट कर पाए। देखिए इस डायग्राम में समझते हैं, ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं, ये पोर्शन क्या है, डैम क्रेस्ट है, जिसके ऊपर मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था कि व्हीकल मूव कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज अपस्ट्रीम पोर्शन। यहाँ पे हमने बर्म प्रोवाइड कराया है डाउनस्ट्रीम पोर्शन के अंदर, ठीक है। ये बर्म है, ये जो लाइट लाइन से दिख रहा है ना, दिस वन, ये बर्म है, ठीक है, सो दैट की सीपेज पाथ लंबा हो सके। इसी बम को अगर हम साइड में से फ्लो के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ये क्या हो रहा है कि साइड फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना, एक तरीके का चैनल है, यहाँ पे हम फिर गाइड बम, जो बम साइड में प्रोवाइड करा रहे हैं बम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, गाइड बम्स बोलते हैं, ठीक है। गाइड बम्स का क्या फंक्शन होता है, वो सेम ही फंक्शन होता है, ये भी क्या सीपेज को प्रोटेक्ट करता है, चैनल से जो सीपेज होके यहाँ इस पोर्शन में आएगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। यही इस बम का वो है पर्पज, जो कि हमने कहाँ प्रोवाइड कराया है, डाउन स्ट्रीम एंड के ऊपर, ठीक। जैसे ये देखिए, ये रियल पिक्चर है, ये जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज व्हाट, दिस इज ए बम, ठीक है, ये पूरा बम है। इससे क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम एंड के ऊपर ये पूरी लेंथ जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है। इंक्रीज होने की वजह से सीपेज काफी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, डेटा पर्टेन टू ए वॉल्यूट साइफन। साइफन स्पिलवे दो तीन तरह के होते हैं, उसमें एक टाइप है वॉल्यूट साइफन। आर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.3 है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप 55 मीटर mm स्क्वायर है, एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग हेड है वो 80 मीटर है। तो डिस्चार्ज थ्रू द साइफन वुड बी, सिंपल फॉर्मूला इसका, डिस्चार्ज थ्रू वॉल्यूट साइफन CA√2J। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इसकी वैल्यू 0.3 है। ए 55 mm स्क्वायर तो 55 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। जी की वैल्यू जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो हम 9.81 या 10 ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 ली है, उससे आंसर एग्जैक्टली आएगा। एच जो है वो आपको दे रखा है 80 मीटर, राइट। इस सारी कैलकुलेशन की तो आंसर आ रहा है 0.66 × 10⁻³ यानी बी ऑप्शन, क्यूमैक्स। क्यूमैक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पिलवे इज बेस्ट सूटेड इन नैरो वैली। नैरो वैली के लिए साइड चैनल स्पिलवे बेस्ट सूटेड है। वैसे जो शूट स्पिलवे है उसको भी प्रोवाइड कराते हैं, बट उसके कुछ कंस्ट्रेंट है। देखिए बता देता हूं मैं आपको, ये डायग्राम में ले लेते हैं। ये साइड चैनल स्पिलवे,
देखिए ये जो है बेसिकली ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है, ये दैट पोर्शन इज कॉल्ड वियर। ये पूरा पोर्शन यहाँ पे वाटर भरा हुआ है अप स्ट्रीम है। ये जो है साइड चैनल स्पिलवे, ठीक है, ये साइड चैनल स्पिलवे, यहाँ से पानी आता है। तो ये पानी का जो फ्लो है ये वियर की जो सरफेस है इसके पैरेलल पानी आ रहा है, ठीक है। ये वियर सरफेस है, ये साइड चैनल है जिसको साइड स्पिलवे बोल रहे हैं, यहाँ से वो एक्सेस वाटर फ्लो के आ रहा है। दोनों के हेड डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली वाटर भरा हुआ है, अपस्ट्रीम वाटर है। ये पूरा जो है यहाँ पे ये क्या है, ये क्रेस्ट लेवल है। ये व्हीकल जो दिखा रखा है ये व्हीकल, ठीक है। तो क्रेस्ट लेवल है, ये वियर सरफेस है। वाटर वियर में भी जो वाटर जो है एक्सेस वाटर है वो स्पिल आउट हो रहा है, और साइड चैनल में भी स्पिल आउट हो रहा है। तो साइड चैनल में जो स्पिल आउट हो रहा है पानी, उसका जो फ्लो है वियर की एज के साथ पैरेलल है, ठीक है। वियर ऐसे है ना, ऐसे लंबा, तो इसके साथ पैरेलल है, ओके। साइड चैनल स्पिलवे इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे इन विच द कंट्रोल वियर इज प्लेस्ड अलोंग द साइड्स, जैसे ये प्रोवाइड कर रखा है अलोंग द साइड्स। The flow of water after spilling over the crest is turned by 90 डिग्री, 90 डिग्री पे सीधा नीचे आ रहा है पानी। इस जो ये वाली जो सरफेस है इससे 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। इन सच ए वे इट फ्लो पैरेलल टू द वियर क्रेस्ट, और वियर क्रेस्ट के पैरेलल है। यानी जो ये सरफेस है इसके 90 डिग्री नीचे ऐसे पानी आ रहा है और वियर क्रेस्ट के पैरेलल है। दिस टाइप ऑफ स्पिलवे इज प्रोवाइडेड इन नैरो वैलीज। गॉट इट? तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। स्लुइस वेव फॉर रॉकफिल डैम्स नॉर्मली passes through the normal of dam axis, passes through the crest, passes through the base of dam, places outside the limits of dam। देखिए इसका मैं डायग्राम भी बता देता हूँ। ये जो नीचे दिखा रहा है, ये डायग्राम में पहले भी डिस्कस करता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्लुइस वे, ठीक है। A sluice way is a pipe or tunnel that passes through a dam or the hillside at the either end of the dam। अगर कंक्रीट डैम की बात करेंगे तो स्लूस वे जो होता है वो थ्रू दी डैम पास होता है, और अगर हम बात करेंगे अर्दन और रॉकफिल डैम की जो, तो स्लूस वे है वो कहां से पास होता है, आउटसाइड द लिमिट ऑफ द डैम, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करें रॉकफिल डैम की, तो प्लेसेस आउटसाइड द लिमिट ऑफ द डैम। फाइन, ये देखिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये पूरा स्पिलवे आपको दिखा रखा है, ये यहाँ पे पावर हाउस है, ये स्लुइस आउटफॉल है, ठीक है ना। ये स्पिलवे आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तो जो स्लुइस वे है बेसिकली ग्रेविटी डैम के अंदर डैम सरफेस से जा रहा है पास होके, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। और अगर हम अर्थफिल और रॉकफिल डैम की बात करेंगे तो ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड, यानी कहीं दूर जगह पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 15 है द सेफ्टी वॉल्व ऑफ ए डैम इज इट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है स्पिलवे, क्योंकि सेफ्टी वॉल्व का मतलब है अगर हमने स्पिलवे प्रोवाइड नहीं कराया है तो जो एक्सेस वाटर होगा फ्लड के टाइम पे वो डैम के क्रेस्ट के ऊपर से जाएगा और क्रेस्ट को डैमेज कर सकता है, तो डैम डैमेज हो सकता है। इसलिए सेफ्टी के लिए हम एक्सेस वाटर को फ्लो करने के लिए साइड में हम स्पिलवे प्रोवाइड करा देते हैं, सो दैट कि एक्सेस वाटर स्पिलवे के थ्रू मतलब बाहर निकल जाए, थ्रू आउट हो जाए, है ना। डैम के जो क्रेस्ट है, स्पिलवे का हेड जो होता है डैम के क्रेस्ट से नीचे होता है, सो दैट कि पानी जैसे ही फ्लो ऊपर हुआ तुरंत ही स्पिलवे के थ्रू बाहर निकल गया, क्रेस्ट तक पहुंचा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्च रिंग इन एन आर्च डैम इज, ठीक है। आर्च डैम इज ए कर्व्ड मैसनरी और कॉन्क्रीट डैम, कॉन्वेक्स अपस्ट्रीम, रेजिस्ट द फोर्सेज एक्सर्टेड अपॉन इट मेनली बाय आर्च एक्शन। इस तरीके की स्पेस, ठीक है। कॉन्वेक्स यहां पे क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये है, ये डायग्राम एक लाइव डायग्राम है। ये इडुक्की डैम है केरला के अंदर, ठीक है, इंडिया में। तो ये पूरा आर्च डैम है, ये अपस्ट्रीम सेक्शन है। तो अपस्ट्रीम सेक्शन की तरफ जो आर्च डैम का फेस है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। ये वाला फेस, ये वाला फेस जो है कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो आर्च एक्शन की वजह से ये वाटर को रेजिस्ट कर पा रहा है। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल इन आर्च डैम इज द वन हुज वैल्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री 34 मिनट, ठीक है ना, एट मिड हाइट इन कांस्टेंट रेडियस डैम, ठीक है। जो सेंट्रल एंगल होगा वो एंगल कितना है, 133 डिग्री 34 मिनट का है, ठीक है। अगर हम जो कांस्टेंट रेडियस डैम की बात कर रहे हैं मिड हाइट पे, ठीक है। तो ये एंगल आपको ध्यान रखना है। आर्च में इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो इसका अपस्ट्रीम फेस है उसकी शेप कैसे होती है, तो उसकी शेप जो होती है वो कॉन्वेक्स होगी। Question 17, a triangular shaped dam has experienced only two forces, one is water force, another is self weight of dam,
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ट्राइंगुलर शेप है, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम समझ लीजिए, एक तो वेट लग रहा है इसका और एक ये पानी का प्रेशर है और ये वेट है। द हाइट ऑफ वाटर सपोर्टिंग डैम इज 100 मीटर, ठीक है, ये जो हाइट है वो 100 मीटर है, उसकी बेस विड्थ कितनी रखी है 60 मीटर। If masonry weight is 2.5 kilonewton per meter cube and friction factor is 0.30, then shear friction factor would be, shear friction factor जो होता है वो होता है म्यू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। इसमें ऊपर एक टर्म और जुड़ती है, वो बेसिकली क्या होता है, जो सरचार्ज लोड आ रहा है, ठीक है ना, उस लोड से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई जो उसकी विड्थ होती है उससे, ठीक है ना। बट यहाँ पे सरचार्ज की बात नहीं करे, इसलिए इसको हटा दो। म्यू तो यहाँ पे हमको कितना दे रखा है, 0.30 दे रखा है। समेशन एफ भी यहाँ पे दो ही फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर अपलिफ्ट प्रेशर होता तो नीचे से आता, तो अपलिफ्ट प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए इसको भूल जाओ। वेट की बात करें तो वेट ऑफ डैम जो होगा वो वर्टिकल, वो जो ये इसमें ये वेट उल्टा कर दिया इन्होंने, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है बेसिकली वो 1/2 × 100 × 60 × 2.5 है, राइट। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है वो किसकी वजह से होंगे, वेट ऑफ वाटर की वजह से, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, ये वर्टिकल होगा, ये अपोजिट कर दिया। वर्टिकल फोर्सेज किसकी वजह से होगा, वेट ऑफ डैम की वजह से, राइट। तो वर्टिकल फोर्सेज का समेशन कितना होगा, 1/2 × ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया 100 × 60 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2.5 के किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और इसकी थिकनेस है उसको हम 1 एज्यूम कर रहे हैं यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 7500 किलो न्यूटन हमारे पास आ जाएगी। जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या है हमारे पास, वाटर फोर्स है, ठीक है, ये वाटर फोर्स है। तो वाटर फोर्स क्या होता है, 1/2 × गामा डब्ल्यू × h², ठीक है ना, ये हमने सॉइल में भी पढ़ा है। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है और थिकनेस को हमने 1 ले लिया है, ठीक। तो 9.8 × 100 का स्क्वायर, ये हमारे पास आया 49,000 किलो न्यूटन। तो जब हम इसके अंदर एसएफएफ निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये ऊपर 7500 हो जाएगा और नीचे 49,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर बनेगा वो आप करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। वर्टिकल फोर्सेज जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, वाटर के डैम की वेट की वजह से। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो है किसकी वजह से, यहाँ पे जो वाटर प्रेशर हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वजह से। तो वर्टिकल फोर्सेज को कैलकुलेट करने के लिए हमको डैम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ मेसनरी कर दिया है हमने, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज यानी वाटर प्रेशर के लिए 1/2 गामा h² कर दिया। गामा यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। और जो शेयर फ्रिक्शन फैक्टर है इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, तो आप यहाँ पे वैल्यूज को रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, ए चेक डैम इज ए फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, रिवर ड्रेनिंग स्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर डी है। ए चेक डैम इज ए स्मॉल समटाइम्स टेम्पररी डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए ड्रेनेज डिच और वाटर वे टू counteract erosion by reducing water flow velocity, ठीक है। सिंपली इट इज ए वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, बट स्मॉल होता है, ठीक है। और आज का 19th क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रेशर इज 3.9 गामा डब्ल्यू HW, यहाँ पे गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, HW हाइट ऑफ वेव है, देन फॉर हाइट ऑफ वेव ऑफ 6 मीटर द रिजल्टेंट वेव प्रेशर इन किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ ग्रेविटी डैम वुड बी। गामा डब्ल्यू की आपको वैल्यू दे दी है। देखिए ये रिजल्टेंट प्रेशर होगा, वेव प्रेशर, वो क्या होगा, 1/2 × जितनी हाइट के ऊपर वो जो प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर तो आपने 3.9 गामा डब्ल्यू HW कर दी है, ठीक है। और जितनी हाइट के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है, दैट हाइट, वो हाइट क्या होता है वेव प्रेशर के सीन्स में 5/3 HW। HW क्या हाइट ऑफ वेव है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 19.5/6 गामा डब्ल्यू HW² आ गया। HW की वैल्यू पता है 6 है और ये 10 है, तो 1170 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। करेक्ट आंसर सी हो गया। समझ में आ रहा है आपको, जो इंटेंसिटी है वो ये होगा, इंटेंसिटी कितना है 3.9, ये मैंने दी हुई है क्वेश्चन में, गामा डब्ल्यू HW। अब इसका जब आप ये हाइट लेट से 5/3 HW है, तो एरिया ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, वही बेसिकली रिजल्टेंट वेव प्रेशर होगा, 1/2 × 5/3 HW मल्टीप्लाई बाई 3.9 गामा डब्ल्यू HW, ठीक है। तो हमने इससे फाइंड आउट कर लिया। तो 5/3 जो HW है, जो हाइट ऑफ वेव होगी, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। सो ये सारे क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किए हैं वो डैम, स्पिलवे, रिजर्वायर से रिलेटेड है।
ये टॉपिक से नॉर्मली क्या है कि जो एसएससी और जो स्टेट पीएससी लेवल है उसमें बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्मली, जबकि इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने अच्छे क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको बता सकूं, और अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो कॉन्सेप्चुअली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने बताया है। और कुछ आज हमने फिजिकल पिक्चर्स भी लिए जो रियल पिक्चर्स है, सो दैट कि आप चीजों को ढंग से समझ सके। ओके, सो अगला जो क्लास होगी यानी क्लास 25 वो भी इरिगेशन के रिलेटेड क्लास है। उसमें हम कैनाल और सिल्ट थ्योरीज के बारे में क्लास या डाइवर्जन नेटवर्क के बारे में क्लास लेंगे, तो उसमें वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में इरिगेशन अब नेक्स्ट 2 टॉपिक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और जो इस क्लास का पीडीएफ है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।